जीवन कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में है ना? तो ठीक है फिर। आज डे है 31 और हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलिटी PYQ का सीरीज चल रहा है लास्ट 35 इयर्स का, जिसमें से क्वेश्चन होते हैं कहाँ से? CSE, CAPF और CDS और साथ में स्टेट PCS का। पॉलिटी कंप्लीट होने वहीं वाला है, 2 दिन बचे हैं। आज सेकेंड लास्ट डे हम लोगों का, जिसमें से जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते यार, जो हम लोग पीछे कर चुके हैं ना, जो पीछे कर चुके हैं उसी में से भी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा वो हम नहीं करेंगे, ठीक है? सिर्फ आंसर यहाँ बता देंगे, क्योंकि हम लोग उसका डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, तो उस चीज़ का हम नहीं करेंगे। इसमें क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन दिखेंगे जो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? वो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो अगर बेसिकली देखो तो जनरल, स्टेट इलेक्शन, ठीक है, जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज़ और अदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू द होम गार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब होम गार्ड से क्या समझते हो यार? होम गार्ड क्या होगा? मतलब कि एक तो होम मतलब तो घर कर रहा है, गार्ड मतलब कि जो सुरक्षा कर रहा है, सिक्योरिटी कर रहा है। तो मतलब ये अपने घर के आसपास ही सुरक्षा दे रहा होगा। घर के आसपास मतलब कि इन ब्रॉडर सेंस, तुम्हारे घर के नहीं, अगर स्टेट के मामले में, नेशन के मामले में दे तो नेशन स्टेट के अंदर दे रहा होगा, स्टेट्स में दे रहा होगा, है कि नहीं? ये होना चाहिए। अब पढ़ो, होम गार्ड आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड द रूल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। ये बताओ। अच्छा, पहले थोड़ा सा और जानकारी ले लो होम गार्ड के मतलब, ठीक है? होम गार्ड एक वॉलंटरली फोर्स हम कह सकते हैं इसको। वॉलंटरली कहने का मतलब क्या होता है? अपने से जो इच्छा होता है ना, मतलब अपने से जो काम करे वही, ठीक है? और इसको कब बनाया गया? दिसंबर 1946 में बनाया गया। और बनाया इसलिए ही गया कि ताकि जो है आप असिस्ट कर सके, मतलब सहायता दे सके, किसको? पुलिस को, ठीक है? पुलिस को दे सके, ताकि जो अपने स्टेट्स के अंदर जो कंट्रोल होते हैं, मतलब कि सिविल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं या कॉमनल राइट्स हो रहे हैं, तो उसमें आप असिस्ट कर सके, उसमें से मदद कर सके आप उसको, ठीक है? तो अब ये पढ़ो, द होम गार्ड्स रेज्ड अंडर द होम गार्ड एक्ट एंड द रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अभी हम क्या बोले? होम गार्ड जो है कि भाई अगर तुम्हारा स्टेट हो, मतलब ठीक है, तुम्हारा घर नहीं, स्टेट है, तो मतलब एक तो भारत हमारा, ठीक है, भारत अपना ये, और एक स्टेट है, ठीक है? तो होम गार्ड पूछ रहा है, तो होम तो ठीक है पूरा है, अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ठीक है, हमारा घर भी, भारत भी घर ही है, लेकिन थोड़ा सा नैरो, उससे थोड़ा सा कम, तो स्टेट उससे सामने वाला होम गार्ड होम हो जाएगा, है कि नहीं? तो भाई ये जो है ना, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, नहीं, ये जो है होम गार्ड रेज्ड, इसको बनाया गया था होम गार्ड एक्ट, ठीक है? और रूल्स ऑफ द स्टेट एंड यूटी, ठीक है? स्टेट और यूटी के रक्षा के लिए वहाँ पर इन लोगों को रिक्रूट किया गया था कि भाई आप असिस्ट करोगे, ठीक है, लोगों को, मतलब कि पुलिस को, ताकि कम्युनल राइट्स, ये सके सिविल डिस्टर्बेंस, ये सबको कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्टेट और यूटीज़ के लिए। तो पहला सर गलत हो जाता है। पूछा क्या? हाउ मेनी करेक्ट, ठीक है? हाउ मेनी करेक्ट, तो ऑल 3 तो नहीं होगा, ठीक है? नन को भी क्यों काट रहा है? कहीं सारा का सारा गलत हुआ तो ऑल 3 तो नहीं हो रहा है, ठीक है? दूसरा पढ़ो, द रोल ऑफ द होम गार्ड इज़ टू सर्व एज एन एक्सलरी फोर्स टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। बट इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या बोले हम लोग? तो वही ना बोले, कॉमनल राइट्स हो गया, ठीक है? कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, सिविल डिस्टर्बेंस हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो यही तो हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। और रोल हम क्या बोले? हेल्प करने का ही, असिस्ट करने का। असिस्ट का मतलब ही क्या बोल रहा है? हेल्प कर रहा है। हेल्प मतलब एक्सलरी फोर्स, मतलब कि उसको, और हेल्पिंग हैंड पहुँचा रहा है। तो ये बात तो सही है, 2 सही है सर, ठीक है? दूसरा देख लेते हैं, टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन, ठीक है? टू प्रिवेंट infiltrations on the international border, coast areas and the border wing home guard battalions have been raised in the some state। ये बात सही है कि some states में कि ये किया गया था। देखो, होम गार्ड जो है एक्सलरी फोर्स के तरीके से काम कर रहा है, ये बात अभी हम लोग को बताया। तो कुछ ना 15 बॉर्डर विंग्स जो थे होम गार्ड के, वो बनाए गए थे, ठीक है? जिसे हम बटालियंस के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है? वो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं लगते हुए हैं उनके, तो बॉर्डर के स्टेट्स में जैसे कि हम लोगों का पंजाब आ जाता है, उधर राजस्थान आ जाता है, गुजरात आ जाता है ना? इस तरीके से तो उन लोगों के लिए कुछ ऐसा इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे कि हम लोग कभी सुनने के लिए मिला होगा, पंजाब बटालियंस हैं, राजस्थान बटालियन है, गुजरात बटालियन है, ये सब है, ठीक है? तो इन लोगों का क्या काम था कि ऑक्सिलरी के तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, BSF को, ये सब, या बॉर्डर पे जो फोर्सेस हैं उनको हेल्प करे। और मतलब कि उनको हेल्प करे किस में? तो उन लोग जो इन्फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है, रोकने में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर या कोस्टल एरियाज़ में, तो उनको असिस्ट करे, ठीक है? तो ये बात भी दोनों सही है, मतलब 2 और तीसरा सही है। तो मतलब कि ओनली 2, बी इज़ द राइट आंसर, ओके?
अब देखो ये पढ़ो दूसरा क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, ध्यान रखो भारत को, और उसके बाद पढ़ो ये अनऑथोराइज्ड वेयरिंग ऑफ द पुलिस और द मिलिट्री यूनिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब तुम एक कोई फोर्स में नहीं हो, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो, कोई भी नहीं हो, और तुम एक आम आदमी हो। ठीक है, आम आदमी हो और तुम क्या पहन रहे हो, पुलिस के ड्रेस पहन रहे हो, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स पहन रहे हो। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? ठीक है, ये किसके अंदर आता है ये बताओ। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1993। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या बताता है ये सुनो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये प्रोहिबिट करता है लोगों को कि भाई आप जो है बिना लॉफुल, ठीक है, आप में बिना, आपको कोई कानून नहीं है, अधिकार नहीं है, तो आप जो है नहीं पहन सकते हो। ठीक है, किसी भी अथॉरिटी का, जैसे कि नेवल फोर्सेस हो गए, मिलिट्री फोर्सेस हो गए, एयर फोर्सेस हो गए, पुलिस हो गया, या फिर कोई भी अथॉरिटी वाला जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म भारत सरकार के जरिए मिलता है, स्टेट सरकार के जरिए मिलता है, वो आप नहीं पहन सकते हो। ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। तो ये बात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में यही बात किया गया। तो अनऑथराइज्ड वेयरिंग को बिल्कुल तरीके से प्रोहिबिट करता है। ठीक है, ये बात इसमें लिखा गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा नोइंगली, ठीक है, knowingly misleading or otherwise interfering with the police officers or the military officers when they engaged in their duties। knowingly मतलब कि कोई पुलिस, क्या बोल रहा है भाई, कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स है, अपना ड्यूटीज़ में वो पूरी तरीके से मगन है, लगन है, या ठीक है अब काम कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है कि आप जो है उसका डाटा हैम्पर कर रहे हो। ठीक है, या फिर उसको मिसलीड करने का कोशिश कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा करके। ठीक है, या पुलिस कुछ काम करिए तो उसमें इंटरफेयर कर दे रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा कर रहे हो तो ये भी, इसके भी प्रोहिबिशन के लिए किस में बात किया गया है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1993 में ही बात किया है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर में नहीं बात किया गया। इसमें क्या बात किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, कि भाई ये जो है ना, इसको देखो 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। ठीक है, और साथ में इसमें 11 चैप्टर हैं, और ये सिर्फ बात करता है ना कि आप जो है फैक्ट पहुंचा रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो उसके रिलेवेंसी के बारे में बताता है, और जो इन्फॉर्मेशन और जो फैक्ट जो कहाँ से ला रहे हो, प्रोडक्शंस सोर्स के बारे में बताता है, और फिर अगर उस एविडेंस का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, इस सब चीज़ के बारे में बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये दूसरा तो गलत है, मतलब कि फिर से इसमें 3 तो नहीं होने वाला है सर। ठीक है, तीनों तो नहीं होना, क्योंकि एक तो गलत हो गया, दूसरा नंबर ये इसका 1 के साथ ही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ही बात किया गया, दूसरे में नहीं। तीसरा पढ़ो, सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ द अदर्स। मिर्ज़ापुर देखे हो, मुन्ना भैया क्या करता है, फायरिंग करता है ना हवा में बाराती के टाइम में, तो वही वाला जो इधर भी अपने को देखने के लिए मिलता है कि नॉर्मल लोग भी कोई शादी वादी कर रहा है तो वो अपना गन वन कर रहा है, फायर कर रहा है, तो इससे बात कर रहा है ये। ठीक है, तो जो सेलिब्रेटरी गन फायर है, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे की ज़िंदगी पे खतरा होता है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इसी में बात किया है बिल्कुल। तो इसमें क्या कहता है द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये कुछ नए ऑफेंसेस को ऐड करता है। इसमें कहता है कि जैसे कि आप कोई पुलिस फोर्सेस है, ठीक है, कोई पुलिस फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, ठीक है, जो अपने साथ फायर आर्म रखा हुआ है, और अगर आप उससे फोर्सफुली जबरन उससे उसका गन फायर को लेते हो और ऐसा गन वन चलाते हो, या फिर अपने से भी अपने पास तुम्हारे पास जो है कुछ गन फायर टाइप में कोई चीज़ है और उसका इस्तेमाल करते हो, जिससे दूसरे की ज़िंदगी को इंडेंजर पहुंचा रहे हो और दूसरे की सेफ्टी पर सवाल उठा रहे हो, तो फिर दिक्कत है भाई। तो वो चीज़ इसमें ही लिखा हुआ है और ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 मतलब कि ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देखो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ 2002। फ्लैग कोड, अब फ्लैग कोड क्या है, तो फ्लैग कोड में ना यूज़ हमारा भारत का जो झंडा है उसके इस्तेमाल, उसको कैसे दिखाया जाना है, उसके होस्टिंग से लेकर के इन सब सारी चीज़ों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे करके रखा है, जिसे ही हम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जितने भी लॉ, कन्वेंशन, प्रैक्टिस, जिस तरीके से भी नेशनल को, अपने नेशनल फ्लैग को कैसे दिखाना है, कैसे उसके लिए क्या क्या कानून है, कौन कौन से हम लोग कन्वेंशंस है, क्या हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, इन सब कुछ को इसमें लेकर के करके रख दिया। ठीक है, ला करके रख दिया है द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। ठीक है, ओके, अब इसमें ला करके रख दिया, तो उसमें से क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 पढ़ो। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 मिलीमीटर इंटू 400।
तो ये बात जो है ना गलत है। इस तरीके का डायमेंशन है जो बताया ही नहीं गया है इसमें, इस वाले में डायमेंशन इसमें जो बताया गया है वो उसमें करीबन जो है 6 या 9 डायमेंशन थे, ठीक है, 9 डायमेंशन है। अब वो 9 डायमेंशन क्या है कि एक डायमेंशन जो है 6300 गुना 4200, ठीक है, दूसरा है 3600 गुना 2400, उसके बाद तीसरा 2700 गुना 1800 और 1350 गुना 900, फिर 900 गुना 600, हम गुना बोल रहे हैं, बाई भी बोल सकते हो, 450 बाई 300 और 225 इंटू 150, और मतलब कि जो भी फ्लैग आप लोग इस्तेमाल करोगे इसी रेशियो में होना चाहिए, ठीक है, इसी रेशियो में होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में बात किया है। अरे बेसिकली इतना बहुत ज़्यादा भाई ये हो गया, स्पेसिफिक हो गया। ये क्वेश्चन ही एक्चुअली 2023 का है, ठीक है, तो उस वक्त जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा उटपटांग क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसीलिए। तो स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लो। तो ये तो गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो बोथ वाले तो ऐसे हटा दो, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, ऑटोमेटिकली डी हो रहा है, लेकिन फिर भी दूसरा पढ़ लो। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट, इस तरीके का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना यही खासियत है कि एक पता कर ही लेना कोई भी स्टेटमेंट सही गलत है कि, तो ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन मेरे से बन ही जाना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, बिल्कुल ये बात सही है। रेशियो इसका जो है रेक्टेंगुलर का बात किया है कि नेशनल फ्लैग जो होगा शेप वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा और उसका जो लेंथ होगा वो इसी रेशियो में होगा, 3:2 के रेशियो में। बात सही है, डी इज़ द राइट आंसर। 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन। द लॉ स्पेसिफाई दैट द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 मंथ। अब देखो ये क्या बोल रहा है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात कर रहा है, और ये क्वेश्चन हम लोग एंटी डिफेक्शन वाले में कर चुके हैं, ठीक है, कि वहाँ बोला था कि 6 महीने, ये क्या बोल रहा है, द लॉ स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब ये जो लॉ है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये बता दे रहा है कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर है वो ज्वाइन नहीं कर सकते कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विद इन द 6 मंथ बीइंग अपॉइंटेड द हाउस। सर विद इन द 6 मंथ ही अपॉइंट हो सकते हैं, आप उसके बाद का बात कर रहे हैं कि नहीं, जो मतलब 6 मंथ में नहीं ज्वाइन हो सकते हैं, तो ये आप उल्टा बात कर रहे हो, अपोजिट बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है। दूसरा, लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड द डिफेक्शन केस, कितने समय में डिफेक्शन केस को डिसाइड कर लेना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। और ये 10 शेड्यूल में है ना एंटी डिफेक्शन लॉ, इसमें कुछ भी इसकी बढ़ती जानकारी नहीं दिया गया, किसी भी तरीके से स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ओनली बी इज़ द, मतलब 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है, तो ओनली बी, ओके। अब ये क्वेश्चन ना सर, टी बोर्ड, अगर कल या परसों का वीडियो देखो, परसों वाले में शायद था, हाँ परसों वाले में था, उसमें जाकर के देखो यही क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग खपाते नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है कि रेगुलेटरी बॉडी अटैच था तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ना कि एग्रीकल्चर और फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो दूसरा गलत है। टी बोर्ड का ऑफिस जो है वो बेंगलोर में नहीं, कलकत्ता में है, हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। तो मतलब कि तीसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, 1 और तीसरा गलत है, मतलब कि 1 और 4 लास्ट बचा। बोर्ड ऑफ द मॉस्को ओवरसीज द दुबई, ठीक है, ऑफिस कहाँ है, दुबई और मॉस्को में, तो सही है बात, ये देख चुके हैं भाई हम लोग, मॉस्को, दुबई, साथ में और भी हम उस दिन नाम बताए थे, हैम्बर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग राइट टू सिटी। अब देखो पहले राइट टू सिटी का मतलब ही समझ लो ना, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को, क्योंकि सब में राइट टू सिटी है। अब इसको नहीं जानोगे तो क्या आप बनाओगे। राइट टू सिटी क्या है, एक इंडिविजुअल कह लो या कलेक्टिव राइट है हर एक रेसिडेंट का, जो भी एक हमारे सिटी में कह लो, टाउन में कह लो, विलेज में कह लो, जहाँ पर भी वो रह रहा है, हर एक के लिए इक्वल बेनिफिट की बात करता है ये, ठीक है, कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, किसी भी बेसिस पे बात कर लो, ठीक है। और ये भी बात करता है कि भाई हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है डेवलपमेंट में, किस चीज़ का डेवलपमेंट, अपने सिटी का, अपने विलेज का, अपने का इंडिविजुअल लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, ये ठीक है। बेनिफिट उसको सबसे मिलेगा। अब तुम इंडिविजुअल बेसिस पे हो, कलेक्टिव बेसिस पे हो, उसका बेनिफिट जो कुछ भी तुम करोगे उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, ठीक है, इस पे बता रहा है। इसका ये जो है राइट टू सिटी कोई भी लीगल राइट के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है, लीगल राइट के बारे में नहीं बात करता है या लीगल ऑब्लिगेशन नहीं डालता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के बेसिस पे और कलेक्टिव राइट है कि आप अपने से कितना बेहतर कर सकते हो, ठीक है, ये समझ गया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि राइट टू सिटी एक ग्लोबल एनजीओ के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यही। अब जानो
कि राइट टू सिटी एज एन एग्रीड ह्यूमन, एग्रीड, ठीक है, एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर। देखो एग्रीड ह्यूमन राइट्स यहाँ तक तो ठीक है, एग्रीड मतलब कि इंडिविजुअल और कलेक्टिवली हम लोग अपने से एग्री किए हैं कि राइट टू सिटी मतलब कि हाँ भाई राइट टू सिटी मतलब अपने सिटीज़ को अच्छे से क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, अच्छा सब कुछ रखना है, ठीक है, ताकि सबका लिए सबको बेनिफिट हो सके। मैं बेसिकली यही कहने का मतलब है राइट टू सिटी का, कि भाई जितने भी जो भी क्या एकदम अच्छे से समझ लो, कॉम्बैट करना, कॉम्बैट मतलब किस चीज़ से, जैसे कि किसी को डेवलपमेंट, कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो डेवलपमेंट से वो हम किसी को हटा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हर कोई जो डेवलपमेंट का पार्ट बने, डेवलपमेंट का जो बेनिफिट मिले उससे भी उसको उस सबको फ़ायदा हो, किसी एक इंडिविजुअल को ना फ़ायदा हो, किसी एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन को ना फ़ायदा हो। मतलब सेलेक्टिव बेनिफिट जो शेयरिंग होता है ना वो नहीं होना चाहिए, इक्वल शेयरिंग जो हो, इक्वल शेयरिंग से जो बेनिफिट हो वो होना चाहिए। जो हम लोग मार्जिनलाइज्ड को हम जो एक्सक्लूड कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशंस होते रहता है हमारी सोसाइटी में वो नहीं होना चाहिए। इसका मेन एम यही है, ठीक है, कि जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव जो बेनिफिट शेयरिंग होता है वो नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट से किसी को एक्सक्लूड कर दे रहे वो नहीं होना चाहिए। तो इन सबसे फाइट करना है, यही है राइट टू सिटी, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। एंड द यूएन हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय द ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। तो ये जो मॉनिटर करने का बात कर रहे हैं ना ये गलत है। मॉनिटर कहने का भाई, मॉनिटर मतलब कोई जांच कर रहा है ना, मतलब कि उसको तुमको देख रहा है, तो ये तो इंडिविजुअल और कलेक्टिवली बेसिस एग्रीड ह्यूमन राइट है, तो भाई तुम क्यों मॉनिटर करोगे ना। इस तरीके से कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, यूएन हैबिटेट सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, ओनली सपोर्ट कर रहा है, ये मॉनिटर नहीं कर रहा है कि हम लोग या कोई भी कंट्री कितने कमिटमेंट करके रखा है कि हम ये कर देंगे, हम इतने कर देंगे अपने इंडिविजुअल के बेसिस पे, ठीक है। तो ये नहीं करके रखा। तो पहला सर गलत है, पहला गलत यहाँ है, पहला गलत यहाँ है, मतलब पहला यहाँ था, गलत हो गया। अब दूसरा पढ़ो, ठीक है, दूसरा पढ़ो क्या बोलता है, एक मिनट। हाँ, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। अभी यही हम बात कर रहे थे ना कि भाई जो है एक्सक्लूजनरी या फिर हम जो डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं वो नहीं करना है, यही इसका मेन मोटिव ही है, ठीक है। तो ये मतलब कि बेसिक जो ह्यूमन राइट प्रिंसिपल है ना उनको फॉलो करना है, ठीक है, ना ही किसी से डिस्क्रिमिनेशंस करना है, ना ही किसी ह्यूमन के राइट्स को हम लोगों को हैम्पर करना है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी रखना है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन रखना है, ठीक है, सबसे सॉलिडारिटी बना करके रखना है, कोऑपरेशन करके रखना है, यही तो बात करता है। तो ये बात तो सही है कि एवरी ऑक्यूपेंट राइट टू सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस, ठीक है, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी में भी घुस सकते हैं, तो एक्सक्लूजनरी नहीं होना चाहिए, तो बात तो सही है। और पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी, हम इंडिविजुअल बेसिस पे, कलेक्टिव बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बात सही है सर। तीसरा, राइट टू सिटी मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और द फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटीज़। ये बात भी सही है कि हम किसी को किसी भी तरीके से डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर डिनाई नहीं कर रहे हैं मतलब हम एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं किसी को किसी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस से, है कि नहीं। तो ये बात भी सही है। दूसरा और तीसरा मतलब कि डी इज़ द राइट आंसर। 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द भारत रत्न एंड द पद्म अवार्ड। अब क्या बोल रहा है ये देखो, पूछा गया है नॉट करेक्ट, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात तो गलत है ना सर, ये तो टाइटल ही नहीं है कि नहीं। इसका इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं, पद्मश्री ये इनका नाम, पद्म अवार्ड इनका नाम, मतलब भारत रत्न इनका नाम, ऐसे तो लेते ही। अगर टाइटल होता अंडर आर्टिकल तो इसका तो इस्तेमाल ही नहीं करते हम लोग, तो ये बात तो गलत हो रहा है। ये आर्टिकल 18 के अंदर टाइटल नहीं है, इसको नहीं माना गया, ठीक है। पद्म अवार्ड्स विच वर द इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर द सस्पेंडेड ओनली वंस। एक ही बार सस्पेंड हुआ है क्या, कि मतलब कि स्टार्ट हुआ 1954 में, उसके बाद एक ही बार सस्पेंड हुआ, तो ये बात गलत है बिल्कुल। 1954 में स्टार्ट तो हुआ, ठीक है, उसके बाद 2 बार ही सस्पेंड किया गया। एक तो 2 ईयर इन 1977 में एक बारी, और फिर से दूसरी बारी कब किया गया, ड्यूरिंग 1992 के आसपास, ठीक है। तो ये 2 बारी किया गया, तो ये जो है गलत है, एक बार नहीं, ये भी गलत है। ओनली वंस कह दिया, नहीं। द नंबर ऑफ द भारत रत्न अवार्ड्स रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ द 5 इन द पर्टिकुलर ईयर। ये 5 नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम 3 पीपल को अवार्ड किया जा सकता है भारत रत्न, ठीक है, और लिमिटेशन शायद 120 है, तो 5 नहीं, ठीक है। तो मतलब तीनों गलत और नॉट करेक्ट पूछा था, तो डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अब बी मतलब कि ये क्या बोल रहा है, एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 8।
यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। मतलब आधार का जो डाटा है उसको जो है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता है मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है, ऐसा बात कर रहा है भाई। तो ये जो किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट ये बात कहता है कि भाई आधार मेटा डाटा जो है कैन नॉट बी स्टोर बियॉन्ड 6 मंथ, 6 महीना से ऊपर नहीं जाता है, यहाँ 3 मंथ बोल रहा है, ठीक है। और जो आधार एक्ट है वो अलाउड करता है कि स्टोरेज ऑफ डाटा होगा वो कितने साल तक का होगा, 5 ईयर्स का होगा, ठीक है। एक रूलिंग में 6 महीने बताया गया, आधार एक्ट बताता है 5 ईयर, तो ये तो दोनों में कन्फ्लिक्टिंग है भाई। पहला गलत है सर, पहला गलत है। कुछ बन रहा है क्या? पहला गलत है तो ये गया। अब देखो, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर द शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो है इसको एक अपने केस में इसका एक कुछ सेक्शन था, सेक्शन शायद 57, उसमें ये बताया है कि भाई आप जो है आपको अलाउड है, आप डाटा का शेयर कर सकते हैं प्राइवेट एंटिटी के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर द शेयरिंग ऑफ आधार डाटा। तो सुप्रीम कोर्ट ये जो है स्ट्रक डाउन करता है पहले वाले एक को और कहता है कि भाई जो है आपको अलाउड है, आप शेयरिंग कर सकते हो डाटा को प्राइवेट एंटिटी के साथ, लेकिन जो यूनिक नंबर है ना आधार कार्ड में हम लोगों का, UVID भी कहते हैं, या आधार नंबर जो है उसका जो इस्तेमाल है हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज़ के बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो DBT हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसमें आधार इस्तेमाल होता है। जन धन योजना में उसमें डाटा इस्तेमाल होता है आधार कार्ड का, ठीक है। तो प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के साथ तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये बात सही है क्योंकि बोला ना कैन नॉट एंटर इनटू द एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन, लेकिन भारत सरकार के जो गवर्नमेंटल स्कीम्स होते हैं, सब्सिडीज़ होते हैं, उनमें कर सकते हैं। तो दूसरा बात सही है सर, ठीक है, दूसरा बात सही है। तीसरा, आधार इज़ द मैंडेटरी फॉर द ऑब्टेनिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। भाई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है, IRDA, ठीक है। तो ये एडवाइस किया है कि भाई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, हाँ वॉलेंटरली है। अगर आप चाहें कि KYC के दरमियान अगर KYC हो रहा हो, इंश्योरेंस आप करवा रहे हो, उस वक्त KYC करवा रहे हो, मांगता ही है KYC, तो उस वक्त आप चाहे तो आधार दे सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये वॉलेंटरली है, ये आप पर डिसाइड करता है। लेकिन कोई मैंडेटरी प्रोविज़न है क्या? तो IRDA जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का वो कहता है नहीं, कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। तो तीसरा गलत है सर। अब बच गया मेरे पास ऑटोमेटिकली B, तो मतलब कि 2 and 4 ऑटोमेटिकली सही है। आधार इज द मैंडेटरी फॉर द जेनेटिक गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बेनिफिट हो रहा है, मतलब कि क्या है भाई कि यही बात कर रहा है ना कि जो भी टारगेटेड डिलीवरी होता है, ठीक है, अभी जैसे कि हम DBT का बात किए, जनधन का बात किए, या फिर अभी जो है PM किसान आता है, ठीक है, इन सब में देखो कि भाई आधार का मैंडेटरी प्रोविज़न है, ठीक है। तो ये सब तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही आ रहा है ना, पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है तो बेनिफिट हो रहा नहीं। तो इसमें जो है अगर आप बेनिफिशरीज लेना चाहते हो सब्सिडी का, ठीक है, भारत सरकार के सब्सिडी का, तो उसमें मैंडेटरी है, क्योंकि अब जो है हर एक चीज़ में आधार कार्ड ही कर रहा है ये। तो ये बात सही है, आधार मैंडेटरी है, गेटिंग सब्सिडी फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो B इज़ द राइट आंसर। 9, ठीक है, along with the budget फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑल्सो प्लेस अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बजट पेश कर रही है, उनके साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है पार्लियामेंट में रखती हैं, और उस पार्लियामेंट में जो डॉक्यूमेंट्स रख रही है उसका नाम है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द A4 डॉक्यूमेंट इज़ प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज़ द मैंडेटेड बाई। अब ये बात कहाँ कहा गया है कि भाई आप जो है ये तो रख ही रहे हैं बजट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, तो ये बात किसी से मैंडेट तो किया गया ना कि क्या रख गई है। तो बजट के साथ जो है वो और 3 चीज़ें रखती है। एक तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरा है ये वाला चीज़ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, और एक और चीज़ होता है जो मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। अब देखें, एक में फिजिकल पॉलिसी का बात किया, एक में स्ट्रैटेजी का बात किया, और दूसरे में एक फ्रेमवर्क बात कर रहा है कि हम किस तरीके से
कहाँ कहाँ पैसा ख़त्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। और ये एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है पूरी तरीके से। तो ये सब चीज़ कहीं तो लिखा गया होगा ना, तो कहाँ लिखा गया है? तो ये सब प्रोविज़न जो लिखे गए हैं वो बताते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में बताता है, ठीक है। इसी में सब कुछ बात किया गया है कि हाँ, ये इसके साथ साथ बजट के साथ साथ आप ये 4 डॉक्यूमेंट भी साथ में पेश करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन द गांधीज़म एंड द मार्क्सिज्म। अब गांधीज़म भी चाहते थे और मार्क्सिज्म भी। मार्क्सिज्म क्या चाहते थे? कम्युनिज्म जब आ जाएगा उसी वक्त तो सब कुछ सही होगा भाई, क्लासलेस सोसाइटी तभी बन जाएगा। और गांधीज़म जो होगा ये भी जानते हैं नो स्टेट, हम लोग पंचायती राज के बारे में जानते हैं, है कि नहीं। आर्टिकल 40 में यही बात करते हैं पंचायती राज के बारे में, हम लोग DPSP में पढ़ करके आए। तो मार्क्सिज्म ये भी चाहते थे कि भाई कोई भी स्टेट ना हो, ठीक है। ये तो भाई बताते हैं क्लास स्ट्रगल जो होता है ये स्टेट की वजह से ही होता है। कैपिटलिज्म मतलब हैव और हैव नॉट्स के बारे में, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे ज़्यादा समझ होंगे हैव और हैव नॉट्स के बारे में, है कि नहीं। हैव मतलब बुर्जुआ क्लास और ये प्रोलेटरी क्लास। अब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ही होता है क्योंकि रिसोर्सेज का ये है, तो भाई किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास नहीं है, इसीलिए तो। और जो ज़्यादा है वो स्टेट अथॉरिटी टाइप में बिहेव करता है, डोमिनेट टाइप में करता है, तो ये सब चीज़ें अपना डोमिनेंस दिखाता है, जिसकी वजह से क्लास स्ट्रगल होता है। फिर क्लास स्ट्रगल होता है तो क्लास स्ट्रगल के बाद हम वो क्या देखता है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी आएगा, ठीक है। तो मार्क्सिज्म भी स्टेटलेस सोसाइटी की डिमांड रखता है, मतलब कि कॉमन अगर देखें तो। और गांधीज़म भी स्टेटलेस सोसाइटी कि भाई नो रूल, ठीक है। जब मतलब अपने से सेल्फ रेगुलेटेड होंगे तो किसी भी तरीके के हम लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, अपना इंसान खुद का रूलर होगा, तो वही गांधी कहते हैं, ठीक है। तो फाइनल गोल ये इन लोगों का जो कहें जो स्टेटलेस सोसाइटी का है, ठीक है, कि स्टेटलेस सोसाइटी और क्लासलेस सोसाइटी, ठीक है। जहाँ पर इन दोनों के बीच का अगर देखो तो ठीक है, मीन्स रास्ते अलग हैं बट गोल एक ही है, ठीक है। स्टेटलेस सोसाइटी 11 The Parliament Prevention of the Disqualification Act 1959 exempts several posts from the disqualification on the ground of the office of profit। बिल्कुल कुछ मिनिस्टर्स या कुछ प्रोविजंस या कुछ सर्विस का नाम लिख करके रखा है कि जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हम एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि उनको मल्टी फंक्शनरीज करने होते हैं, इसीलिए उन कुछ लिस्ट दे करके रखा है ये एक्ट, जिसमें से आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर नहीं आते हैं। जैसे कि एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गया, डिप्यूटी मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हो गया, पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरीज हो गया, चीफ मिनिस्टर्स के वीप्स जो पार्लियामेंट में, तो वो वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं उनको, ठीक है। इस तरीके से कुछ जो है वो रखा है। तो बात तो सही है सर कि जो है ना सेवरल मतलब कुछ पोस्ट ही, बहुत सारे पोस्ट को डिस्क्वालिफिकेशन से बाहर रखा गया है ग्राउंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स के। बात सही है सर, पहला बात बिल्कुल सही है। तो पहला बात जहाँ दिख रहा है उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। ओके, द एबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। जो ये अभी है इस एक्ट के बारे में बात कर रहा है, प्रिवेंशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, ये 5 बारी बोल रहा है कि अमेंड हो चुका है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक बारी 1960 में, 1992 में, 1993 में, 2006 में और लास्टली 2013 में। 1 2 3 4 5 हो गया, तो बिल्कुल 5 बार ही हुआ है। और द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल हम लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि कहीं वेल डिफाइंड है। हाँ, बात किया है कि भाई कि कोई इंसान ये ऐसा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, हम इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या समझें, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है क्या? बिल्कुल नहीं डिफाइन नहीं है ये, ठीक है। तो तीसरा तो गलत है सर, क्योंकि ये बोल रहा है वेल डिफाइन है, तो तीसरा तो नहीं है। यहाँ तीसरा है, काट दो। बच क्या गया 1 और 2 मार दो, सही है। फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा नॉमिनेशंस पेपर कैन बी फिल्ड बाय, ठीक है। अगर आप इलेक्शन कर रहे हो, मतलब लोकसभा में से आप खड़ा होना चाहते हो या इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, ठीक है, तो जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाएगा वो किसके जरिए फाइल किया जाएगा? कोई भी जो इंडिया में रह रहा है वो फाइल कर सकता है क्या? एक रेसिडेंस जो होगा, कंस्टिट्यूंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी डिक्लेयर्ड, या एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी जहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है वहीं से फाइल कर सकता है क्या? ऐसा होता तो भाई देखो मोदी जी कहाँ का से, एक वाराणसी से भरे थे और एक कहीं और से, उनका नाम भूल रहे हैं ना, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे लीडर थे जो अलग अलग 2 जगह से कंटेस्ट करते हैं। राहुल गांधी जी भी 2 जगह से कंटेस्ट किए हैं। एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, बिल्कुल इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है तो हम नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब कम है भाई। सिटीजन ऑफ इंडिया अगर इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम है तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया तो हो ही गए ना वहाँ तक। अगर वो मेरे को प्रूफ दिया सिटीजन तभी तो वहाँ है हम, ठीक है। एनी वन डिसाइडिंग नहीं। सी मेरे इलेक्टोरल रोल में कहीं पे भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशंस में
ECI मतलब ECI के इलेक्टोरल में है तो हम लड़ सकते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ द 5 मेंबर बॉडी। ये बात गलत है, 5 मेंबर बॉडी नहीं, ये डिसाइड करने वाले हैं प्रेसिडेंट साहब, वो उनको जैसा लगता है उतना बना सकते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटली बात करें तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में उसके साथ 2 मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ऐसा बात है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। 5 मेंबर है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकते हैं समय टू समय, तो ये बात गलत है, 1 गलत है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। भाई जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन पीछे के PYQ से हम ये बता सकते हैं कि ये डिसाइड करने वाला अपना अथॉरिटी किसके पास है, ECI के पास है। ये यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर क्या करेगा भाई, नहीं, दूसरा गलत है। ऑटोमेटिकली अपने पास D बच रहा है 3। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स एंड द मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। बिल्कुल, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये स्प्लिट हो रहा है, 2 नए पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे हैं, तो उसको फिर नया सिंबल्स पहुंचाना, नया रिकॉग्नाइजेशन देना, पार्टी हो कि नहीं हो, ये सब डिसाइड कौन करेगा, डिस्प्यूट सब कुछ ECI करता है। तो D इज़ द 3 मतलब 3 इज़ द राइट आंसर, B, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल का मतलब ही क्या होता है भाई, ट्राइब्यूनल बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है उन पे जो ओवर बर्डन है उसको कम किया जा सके, है कि नहीं, इसलिए। तो भाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो 2010 है, इसको जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के फैसिलिटेशन के लिए बनाया गया होगा, बिल्कुल बात मानते हो, ठीक है, ओके। इसका एम ही जो है वही बात जो बताएं कि जो बर्डन है हायर कोर्ट्स में, जुडिशरीज में, उसको कम करना है, ठीक है, और इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली तरीके से डिस्पोज करना है इशूज़ को। और कौन से इशू का, नेशनल ग्रीन है, ग्रीन मतलब कि इन्वायरमेंट होगा, है कि नहीं, तो ग्रीन मतलब कि यहाँ से हम इन्वायरमेंट रिलेट कर सकते हैं, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी ह्यूमन के बेसिक राइट्स होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल को फ्री और सेफ इन्वायरमेंट का बात होगा, एंड प्रोटेक्शन की बात होगा इन्वायरमेंट का, फ्लोरा एंड फौना का बात होगा इन्वायरमेंट का, तो इससे रिलेटेड कुछ भी इशूज़ आता है तो उसमें बात करेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। was enacted in a consonance मतलब एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसके एग्रीमेंट्स के बीच में, मतलब इन प्रोविजंस के किसके एग्रीमेंट्स के बीच में साथ में मिलकर के इसको बनाया गया है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल, बिल्कुल राइट टू लाइफ के अगर आर्टिकल 21 पढ़ो तो ना, वहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ो तो राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ के अंदर में जो है हमें ये भी अधिकार है कि भाई हमें क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए मेरे लिए, तो ये बात तो सही है। इसमें से कौन सा इसके एग्रीमेंट से तो चलता है, ठीक है, पहला सही है, तो मतलब कि 3 तो रहेंगे, दूसरा तो जाएगा, ठीक है। प्रोविजन ग्रांट्स फॉर द राइजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल्स, नहीं, इनके अलग अलग है ना भाई, इनका तो अलग है। क्या बोल रहे हैं, प्रोविजंस जो ग्रांट्स फॉर द राइजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कहाँ, शेड्यूल एरिया में, और शेड्यूल एरियाज़ और शेड्यूल एरिया में शेड्यूल ट्राइब और के जो वेलफेयर्स हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए, उनका लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाने के लिए इसलिए NGT किया जा रहा है। नहीं, स्पेसिफिक पर्पस तो हम ये नहीं कह सकते ना सर कि उनके लिए बना रहा है, ये ओवरऑल है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना है। आर्टिकल 21 में तो सबको आएंगे ना, कोई ऐसा नहीं है शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरिया के जो शेड्यूल ट्राइब्स और SC ST हैं वही घुस रहे हैं, तो ये दूसरा गलत कर दो सर, दूसरा गलत कर दो। तीसरा बच रहा है द पावर एंड द फंक्शन ऑफ ग्राम सभा मेंशन अंडर द आर्टिकल 3, क्या इसके साथ में एग्रीमेंट करके बना रहा है ये जो पावर जो दिए गए हैं ग्राम सभा के। हम लोग ये देख चुके थे ग्राम सभा का एक जो था कि इसका माइनर रिसोर्सेज पर अथॉरिटी था, है ना, डिसाइड करने वाला था। एनी रिसोर्सेज एक क्वेश्चन था, एक माइनर रिसोर्सेज वाला था, तो ये सिर्फ माइनर रिसोर्सेज का, तो इसका अलग अथॉरिटी है भाई, ये अलग फंक्शंस कर रहा है, तो इसके साथ नहीं जा रहा है, ये तीसरा भी नहीं जा रहा है, ओनली A, ठीक है, एक ही बच रहा है मेरे पास और कुछ नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। भाई गलत बात कर रहे हो, यूनियन टेरिटरीज से भी रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में होते हैं, ठीक है, लेकिन जितने टेरिटरीज़ हैं उसमें से अगर अभी बेसिकली देखो तो एक तो दिल्ली से आते हैं, एक पूरी चोरी से आते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में अपना, ठीक है, ओके। और हम लोग जानते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है, पॉपुलेशन डिसाइड होता है ना, तो जहाँ से पॉपुलेशन ही एकदम कम होगा तो वहाँ से कैसे हम रिप्रेजेंटेटिव दे सकते हैं, ठीक है, तो वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पूरी तरीके से बोला नॉट रिप्रेजेंटेटिव, ये गलत है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भले 2 ही हो रहे, 3 हो रहे, लेकिन हो तो रहे हैं ना सर, ठीक है, तो हो रहे हैं, तो बात गलत है, ये पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। अब पूछा क्या, करेक्ट ही पूछा है ना, ओके। अब दूसरा पढ़ो, इट इज़ विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट। इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट, इलेक्शन कमिश्नर के आसमान में थोड़ी है, एक तो स्पेशल ट्राइब्यूनल बनेगा ना, स्पेशल ट्राइब्यूनल बनेगा, स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे रीजनल लेवल पे,
अगर इस पे बात करूँ तो आर्टिकल जा कर के 229B में पढ़ो, ठीक है। इसमें बताता है कि भाई अगर जो है इलेक्शन डिस्प्यूट हो रहे हैं इस दरमियान, तो इसको अच्छे से हैंडल करने, इशू करने के लिए, इसके डिस्पोजल के लिए कहाँ पर बनेगा, रीजनल लेवल पे एक स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं एडजुडिकेट करेगा, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं करेगा। दूसरा भी गलत कर दो और नहीं बच रहा है। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा राज्यसभा ओनली। नहीं सर, लोकसभा राज्यसभा और साथ में प्रेसिडेंट भी हों तब हम कहते हैं पार्लियामेंट है वो, है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को छोड़ दिए तो मतलब ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो मतलब कि फाइनल ऑप्शन अपने पास नन निकल करके आ रहा है, ठीक है। 16 नंबर, विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर, ये क्वेश्चन भी हम लोग दे चुके हैं, रिपीटेड है। द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल ये बात सही है कि जो हम लोग पीछे भी इसका देख चुके हैं, जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा वो खुद उसका जो भी वो अपना देगा ऑर्डर, उसको चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। मेन टास्क क्या था डिलिमिटेशंस का भी, रीड्रॉ करना बाउंड्रीज़ को, है ना। और यही चीज़ हम लोग देखें ही थे इसका, हैं। ये बात सही है कि नहीं, इसको ये खुद है अपने आप में ऑटोनॉमस है भाई, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, बात सही है। दूसरा, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन एज लेड बिफोर द लोकसभा द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट बी इफेक्ट इन द मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर। बात बिल्कुल सही है। कमीशन जो है भाई बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट बॉडी है, पावरफुल भी है, इसके ऑर्डर को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रखे जा रहे हैं तो इसमें वो बहुत ही अपना टाइम लगा करके सारे स्टेट सारे कुछ मिला करके वो अपना ऑर्डर दिया है, तो बाद में जा करके इसमें मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके से परमिटेड नहीं है, ठीक है। तो दे कैन नॉट इफेक्ट द मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर, ठीक है, लोग नहीं कर सकते, दोनों बात सही है। 17, कैन नॉट द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो कैट है क्या, कैट जो है भाई जो भी डिस्प्यूट है किसके रिस्पेक्ट में, जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जो कंडीशन ऑफ सर्विस है किसका, जो पर्सन पब्लिक सर्विस के लिए अपॉइंट किए जा रहे हैं या उनके पोस्ट से रिलेटेड, तो उनसे रिलेटेड ये कैट को बनाया जाता है कि नहीं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बात में ही दिख रहा है कि हाँ उसी से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो इसको जो है ना वो सेटअप किया गया था 1985 में, ठीक है। और उस वक्त सेटअप कर रहे थे, उस वक्त उसका जो प्राइम मिनिस्टरशिप अगर हम देखें तो राजीव गांधी जी का टेन्योर था वो, ठीक है, ना कि लाल बहादुर शास्त्री जी का। लाल बहादुर शास्त्री जी तो ज़्यादा लंबे समय तक रहे भी नहीं भाई, है कि नहीं। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, वन गलत है, ठीक है। अब देख लो, द मेंबर ऑफ द कैट आर ड्रॉन फ्रॉम द बोथ जुडिशियल। अरे भाई जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव है, अब तुम डिसाइड करोगे क्या गलत है क्या सही नहीं है, तो थोड़े से तो जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं ना सर। द कैट्स ड्रॉन फ्रॉम द बोथ, सही बात, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से दोनों जगह से होंगे। तो कोई जैसे कि अगर जुडिशियल वाली तरफ से देखो तो सिटिंग और रिटायर्ड जज हो सकता है हाई कोर्ट का, और सेंट्रल जो हेड करेगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को, ठीक है, ओके। ये बात सही है, मतलब कि ओनली बी इज़ द राइट आंसर। 18 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉमनवेल्थ हैज़ नो चार्टर, ट्रीटी और द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बात सही है। कॉमनवेल्थ क्या है, एक वॉलंटरली एसोसिएशन है, एक वॉलंटरली एसोसिएशन है। मेंबर ऑफ स्टेट का मतलब कोई भी मेंबर्स आकर के जाकर के उसमें जुड़ सकते हैं। तो इसमें तो नो चार्टर और ट्रीटी, बात सही कह रहा है सर कि हाँ ठीक है मेरे पास कोई चार्टर और ट्रीटी नहीं है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको वॉलंटरी, आपको इच्छा है आप आकर के जुड़िए। दूसरा, ऑल द टेरिटरीज कंट्रीज वंस अंडर द ब्रिटिश एम्पायर्स जुरिडिक्शंस रूल्स मैंडेट ऑटोमेटिकली, बहुत बड़ा शब्द है ये, ऑटोमेटिकली ज्वाइन द कॉमनवेल्थ इज द। कह रहा है कि ब्रिटिश रूल, कभी तो बोला जाता था ना कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, तो मतलब ब्रिटिश तो हर एक स्टेट्स पे रूल करके गए हैं, इसका मतलब है ना। तो ये कह रहा है कि जितने भी ब्रिटिश ये हैं उनमें, ठीक है, जितना भी टेरिटरीज था भी ब्रिटिश वाले में, एक बार कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में वो टेरिटरीज आ चुका है तो वो ऑटोमेटिकली कॉमनवेल्थ में ज्वाइन हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात सरासरी गलत है, ठीक है। अगर आपको कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना है तो उसके लिए भाई आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी कंट्री है आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने मेंबरशिप के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप नहीं बन जाओगे। जैसे कि यूएसए तो था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में, लेकिन वो कॉमनवेल्थ में नहीं है, ठीक है। तो ये बात सही है, मतलब कि ये बात कह रहा है कि ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली नहीं, ठीक है। तो मतलब कि दूसरा गलत है।
दूसरा गलत है सर। तो क्या बच रहा है? ओनली ए इज़ द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी स्टेट शैल हैव इंडिव्यूअर्स, इंडिव्यूअर का मतलब कि हम गोल कह सकते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड एन एडुकेट फैसिलिटी फॉर द इंस्ट्रक्शन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ द टेंथ। मतलब कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि हर एक स्टेट, मतलब हर एक स्टेट का ये गोल होना चाहिए कि भाई जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस पहुंचाए जाएँ, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में, मतलब कि जो बच्चा वाला स्टेज है उस पर जो भी इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचाया जा रहा है वो किस लैंग्वेज में पहुंचाया जाए, मदर टंग, ठीक है, जहाँ पर भी हो, जिस भी लैंग्वेज में हो, जहाँ पर जो भी भाषा बोला जाता है उसी लैंग्वेज में उसको चीज़ें बताई जाए। तो ये बात जो है वो आर्टिकल 350A में बात किया गया है, ठीक है। ये बात हम लोग पहले भी ये चीज़ आया हुआ था, ठीक है, जो लैंग्वेज टू बी यूज्ड, ठीक है। एक तो मतलब इसमें बताया मदर टंग्स में, और मदर टंग्स में ही देना है अपने को इन्फॉर्मेशन, और बाकी देख लो 350, तो इसमें बताया गया है कि भाई आप जो है लैंग्वेज किस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो बताया, मतलब ये दोनों मिलता ही जुलता है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली जो है मदर टंग का बात ये 350A में ही बात किया गया है, ठीक है, समझ गए भाई। और 351 में फिर क्या बात किया, तो फिर 351 में जो है डायरेक्टिव दे रहा है, ठीक है, किस चीज़ का? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज के लिए डायरेक्टिव्स दे रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब बच क्या गया? 349 में क्या है भाई? एक स्पेशल प्रोसीजर बता रहा है, ठीक है, कि हाँ कुछ लॉज या कुछ ये प्रोविजंस बता रहे, प्रोसीजर बता रहा है कि कैसे जो है लैंग्वेज के रिलेटिंग कुछ लॉस एंड प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 349। और फिर लैंग्वेज और फिर मतलब ये तीनों ना आपस में मिलता जुलता, सब चारों पाँचों एक ही तरीके का यहाँ बात करेगा लैंग्वेज के ही बारे में, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिक मदर टंग वाला जो बात करेगा वो 350A बात कर रहा है, ठीक है, समझ गए। 20, ठीक है, एजर्सन और रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। The reservations of the 33% seats for the women in the parliament of the state legislature does not require a constitutional amendment। कितना बड़ी बात करते हैं, does not requirement। तो फिर भाई क्यों हुआ था 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो हम लोग जानते हैं 2008 में, ये रिजर्वेशन जो है 33% सीट वुमेन का पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में चाहिए, इसके लिए भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। अब क्यों चाहिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली इस तरीके से कोई बात बताया नहीं गया है, प्रोविज़न नहीं है कि वुमेन का रिजर्वेशन का सीट के बारे में। तो जब एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया तो हमको रिजर्वेशन चाहिए और वो मैंडेटरी है 33%, तो उसके लिए तो अमेंडमेंट चाहिए ना भाई, तो इसलिए अमेंडमेंट फिर आया था, तो 108 अमेंडमेंट बिल 2008, ठीक है, जो क्या कहता है 1/3 सीट्स जो है हर एक स्टेट्स, हर 1/3 सीट्स जो होगा हर एक लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन के लिए रिजर्व होगा, ठीक है, और वो डिटरमाइन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। अब ये डज़ नॉट बोल दिया तो मतलब एजर्सन गलत है, तो बोथ वाला तो ऐसे काट दो, ये तो ट्रू का बात कर रहा है जो कि ट्रू है नहीं, ऑटोमेटिकली आंसर डी है। अब पढ़ लो, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैन एलोकेट और 33% ऑफ द सीट दे कंटेस्ट टू वुमेन कैंडिडेट विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर पे, हाँ वुमेन को हम, ठीक है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी के हैं, तो हम अपने आधार पे हम दे सकते हैं कि मेरा जो होगा 33% किसके लिए रिजर्व सीट होगा? वुमेन के लिए होगा। ये वॉलंटरीली होगा ना, पॉलिटिकल पार्टी खुद से डिसाइड कर सकता है, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम अपने पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर रहा है या दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जा रहा है कि वुमेन के लिए एकदम मैंडेटरी प्रोविज़न हो गया कि वो रिजर्व है सीट उसके लिए, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो अपने पार्टी से डिपेंड करेगा फिर, है ना। गारंटीड, ये अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम रीजन में जो बता रहा है, तो इसका मतलब गारंटीड तो नहीं है ना कि 33% वुमेन का रिजर्वेशन हो ही गया, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए तो उसका मतलब गारंटी हो गया कि भाई इसको देना ही देना है, ठीक है। तो रीज़न सही है बट वो गलत था, तो इसलिए बोला एजर्सन फॉल्स है बट आर जो है रीज़न ट्रू है, ठीक है। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। अब पंचशील क्या था भाई? पंचशील प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम का है, ठीक है, जो 5 मिनिस्टर्स 5 प्रिंसिपल देते हैं, है कि नहीं, जो भाई वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिस वक्त फॉलो कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट क्या था कि उस वक्त ना जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो 2 ब्लॉक बन चुके थे, ठीक है। एक ब्लॉक जो था, मतलब कि उस वक्त दुनिया 2 बायपोलर बन चुका था, है ना, कोल्ड वॉर के दरमियान में, ठीक है। तो उस वक्त जो है अपने को अलग रखा इंडिया, और इंडिया के साथ में कुछ और देश रहे हैं कि भाई हम ना ही किसी के साथ जाएंगे, हम दोनों बायपोलर वाले वर्ल्ड में किसी के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में वो बात करता है कि उसी के टाइम में
कुछ पंचशील जैसे कुछ लेकर के आए प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब पंचशील में से मैं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो पंचशील में ये जो नॉन अलाइनमेंट है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट अलग था, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट तो भाई बाइपोलर वर्ल्ड से मतलब कि दो ब्लॉक जो बने यूएसए और यूएसएसआर वाले, तो इस दोनों के बीच में इंडिया बोलता है नहीं हमको दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाना है, ठीक है, ओके। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट अलग था, बाकी पीसफुल को एग्जिस्टेंस ये बात करता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द ईच अदर टेरिटरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी, ये भी पंचशील एग्रीमेंट का पार्ट है 1 का, और ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस का भी बात कर, और म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज इंटरनल, भाई आपका कंट्री में क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो अंदर में, और किसी भी टेरिटरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटीज़ के रिस्पेक्ट करने की बात करता है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, प्रिंसिपल जैसे कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसके लिए, टेरिटरियल इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है। फिर नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरनल अफेयर्स में हम नहीं ये करेंगे, ठीक है, और इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करेंगे, और साथ में पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। नॉन अलाइनमेंट पंचशील का पार्ट नहीं है, ठीक है, ओके। 22 ध्यान से, प्रेसिडेंट मतलब इधर कुछ फंक्शनरीज़ का नाम है और इसके ओथ और एफर्मेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कौन क्या ओथ लेता है किस पे वो दिख रहा है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या ओथ लेगा ये बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या ओथ लेगा। सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसको किस चीज़ का सीक्रेसी इन्फॉर्मेशन रखना है, ये कोई पब्लिक और मतलब पब्लिक और एथी में नहीं है, ठीक है, डीलिंग में। फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़, ये डिस्चार्ज करने का ड्यूटी का बात कर रहा है, तो ड्यूटी कौन करेगा, ड्यूटी कौन करेगा ये बताओ। ड्यूटी तो भाई मेंबर्स करेंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनका अधिकार है कुछ मतलब कि कुछ तो ड्यूटी फॉलो करना है। तो सी को ना 2 दे दो, सी को 2 दे दो, सी को 2, एक है एक यहाँ, अब 2 हट गए, सी का 2, ठीक है। अब मिनिस्टर्स फॉर यूनियन, मिनिस्टर फेथफुल एंड एलिजेंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फेथफुल एंड एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब विश्वास रखेंगे और उसके अनुसार ही हम कुछ ये करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को बात कर रहा है। तो ये हम दे देते हैं किसको, 1 मिनट रुक जाओ। अपहोल्डिंग द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये तो फाइनल है भाई, मानते हो। अपहोल्डिंग द लॉ, क्योंकि वो पूरे तरीके से जो लॉ है उसी के आधार पे अपना काम करता है, ठीक है, ये बात सही है सर। तो बी का 4 यहाँ है, मतलब ख़त्म, ऑटोमेटिकली 3। अब सी 1 ए का 3, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फेथफुल एलिजेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनको दे दो। और मिनिस्टर फॉर द यूनियन, ये चल गया सीक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं उनके पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ मीटिंग्स हो रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, उन मीटिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो उन इन्फॉर्मेशन का रिवील नहीं करना है बाकियों के साथ, ये करना है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 23 एजर्सन्स और रीजन्स, ठीक है, एजर्सन और रीजन। In India, the political parties which formed the government represented the majority of seats secured in the elections to the House of the Peoples at the center and the Legislative Assembly in the state, but not the majority of the votes. बिल्कुल, कोई ऐसा है कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर मेजोरिटी वोट्स किसी और पार्टीज़ को गए हैं, ठीक है, लेकिन पूरा इंडिया में तो सीट्स बटे हुए ना सर, कि इसमें कितने सीट्स आ रहे हैं कौन से स्टेट्स पे, उसके बाद जा कर के कोई पार्टी विन कर रहा है जनरल इलेक्शंस में, है कि नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो है किसी का जो है एक विनिंग जो कैंडिडेट है, विनिंग जो पार्टी है, उसका जो सीट्स जो है उसमें नहीं आया है, ठीक है, उसका उसमें मेजॉरिटी वोट नहीं मिला है, लेकिन बाकी ओवरऑल सीट मिला करके तो जीत गया। तो ये बात क्या बोल रहा है, इन इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बना लेते हैं सरकार, ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स, बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं हाउस ऑफ द पीपल में एट द सेंटर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। लेकिन ध्यान रहे, बट नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। बिल्कुल, हम लोग भी क्या है, फर्स्ट पास द फोर्थ सिस्टम, जिसको जितना वोट पहले आ गया वो जीत गया। लेकिन इसमें साथ साथ और भी चीज़ें ऐड कर लो ना भाई, कि ये तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स दिखाता ही नहीं है ना, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स तो किसी और के पास गया, लेकिन हाँ सीट्स कितने जीते, जो टोटल में पार्टी जितना सीट्स जीतता है उस पर जाकर के वो पार्टी बनाता है, सरकार बनाता है। तो ये बात तो सही है सर। The result of the election based on the majority vote system is decided on the basis of the relatively majority of the vote। बिल्कुल relatively मतलब कि X पार्टी है, Y पार्टी है, इससे कितना ज़्यादा तुम लाए हो उसी के बेसिस पे तो दिखता है, उससे ज़्यादा ले आए हो तो हो गया भाई सर, है ना, वो जीत गया, है कि नहीं।
मोस्ट भी क्या बोल रहे, जो ज़्यादा वोट लाया वो जीत गया, है कि नहीं। रीज़न भी सही है और एसर्शन भी सही है, तो मार दो सर बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। According to the United Nations Charter, which of the following statement is not true regarding the exercise of the veto power in the Security Council? veto power क्या है, मतलब कि कुछ भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उस डिसीजन के दरमियान में हम वीटो लगा दिए। हम वीटो लगा दिए कहने का सेंस में है हम उसमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है जो बाकी जनरल मेंबर से पावर वो ज़्यादा है मेरे पास, और उस पावर के बलबूते पर हम कुछ उसमें सहमति नहीं दे रहे हैं, हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, उसी चीज़ को तो वीटो कह रहे हैं ना। तो अब इसका ना ज़्यादा टाइम नहीं। फॉर सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन ऑन द एवरी प्रोसीजरल मैटर देयर शुड बी 9 अफर्मेटिव वोट्स और इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग द 5 वोट्स ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। बिल्कुल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उनके 5 वोट्स मिले हैं, ये बात भी हम लोग जानते हैं। एवरी परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मे बी यूज द वीटो पावर्स विथ होल्ड द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी डिसीजन। ठीक है, जो परमानेंट मेंबर है, एवरी परमानेंट मेंबर बोल रहा है, एवरी मेंबर्स नहीं बोल रहा है, एवरी परमानेंट मेंबर है जो सिक्योरिटी काउंसिल का, वो यूज़ कर सकता है वीटो पावर, ठीक है, और विथ होल्ड कर सकता है एक्सेप्टेंस ऑफ एनी डिसीजन। या तो वीटो कर सकता है, मेरे को इस डिसीजन के साथ नहीं जाना है, उसके लिए वीटो लगा सकता है, तो बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन पूछा क्या है सर, नॉट पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ना, द वर्ड वीटो हैज़ बीन यूज्ड अंडर द आर्टिकल 27 ऑफ द यूएन चार्टर सो दैट एनी परमानेंट मेंबर्स में स्टॉप अ रेजोल्यूशन गोइंग टू पास विद द। बिल्कुल आर्टिकल 227 में वीटो शब्द इस्तेमाल किया गया है, और इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि भाई कोई भी जो परमानेंट मेंबर होगा वो किसी भी रेजोल्यूशन को किसी भी वक्त रोक सकता है, ठीक है, गोइंग टू बी पास विद द मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी के साथ जा रहा है तो वो किसी वीटो, कोई एक मेंबर वीटो पावर लगा दिया तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। एनी मेंबर, अब ये बड़ा एब्स्ट्रैक्ट, एनी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी, सिर्फ मेंबर बोल रहा है, परमानेंट नहीं बोल रहा है, परमानेंट यहाँ बोला था, यहाँ बोल रहा है एनी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मे यूज़ वीटो पावर टू स्टॉप रेजोल्यूशंस गोइंग टू बी पास्ड विद द मेजोरिटी। अब देखो, या तो सी सही है या तो डी सही है, अब ये तुम अपने आप में डिसाइड कर लो भाई, परमानेंट मेंबर का ज़्यादा पावर होगा कि कोई जनरल मेंबर का पावर ज़्यादा होगा। और जनरल मेंबर के पास तो वीटो जैसा कुछ तो है ही नहीं भाई, P5 है जिसके पास वीटो है, और इसके पास तो है ही नहीं जनरल के पास, तो ये तो गलत है ना सर। ये बोल दिया एनी मेंबर, कोई भी मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का होगा वो यूज़ कर सकता है वीटो, किस लिए कि रेजोल्यूशन को स्टॉप कर दे गोइंग विद द पास्ट मेजोरिटी। तो ये गलत है और इनकरेक्ट ही पूछा था, ठीक है। आज जो है कम ही क्वेश्चन रखते हैं 24 तक, हालांकि जो था इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल शायद 97 से थे कुछ थे। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। आज कितना तारीख है भाई, 28 है ना। ये वाला देख रहे थे हम लोग, यूनिट 37, मतलब 87 क्वेश्चन है, 24 के आसपास कर रहे हैं आज, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। बाकी मतलब कि कल ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक, 29 को पूरा तरीके से पॉलिटी अपना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1 अक्टूबर से इकोनॉमिक, ठीक है। ठीक है, एक दिन बीच में गैप रह सकता है, अब उस दिन ख़त्म हो रहा है ना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।